उसामा बिन लादेन। जैसे ही अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा अटैक 9/11 होता है, उसी वक्त यूएस की जितनी भी एजेंसी थी, ये सब उसामा बिन लादेन को ढूंढने लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं उसामा बिन लादेन के बारे में। उसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। इनके फादर थे मोहम्मद बिन लादेन, एक बिलियनियर सऊदी अरेबिया में। इन्होंने टोटल 22 शादियां की थी और इनके 55-56 बच्चे थे। उसामा की स्कूलिंग रियाद और जिद्दा में हुई। जब यूनिवर्सिटी गया, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, तब उसने इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ ये एक मिलता है इस्लामिक टीचर से, जिन्होंने इसे जिहाद और इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट समझाया। उसामा बचपन से ही रिलीजन के साथ अटैच था और उसका माइंड एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस डेवलप हुआ। फिर उसने 1981 को टेररिस्ट ग्रुप बनाया, अल कायदा नाम से। ये जो 19 हाईजैकर थे, ये जब से यूएस में आए थे, इनकी कॉल हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल सब कुछ चेक करते हैं और ये पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पता चलता है कि ये अटैक अल कायदा ने ही करवाया है, क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास जो पैसा आ रहा था वो अल कायदा दे रहा था। ये पैसा दुबई के अकाउंट से वायर ट्रांसफर कर रहे थे। अब यहाँ से ऑफिशियल कंफर्म हो चुका था कि ये काम अल कायदा का है। तब उसामा अफगानिस्तान में रहता था। यूएस ने अफगानिस्तान से डिमांड की कि हमें उसामा दे दो, लेकिन अफगानिस्तान का कहना था कि पहले प्रूफ दो, फिर हम उसामा को देंगे। पर ये यूएस सुनने को तैयार नहीं था। इसके कुछ ही टाइम बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया जाता है। यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर जितने भी तालिबान के ठिकाने थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं और जितने भी लीडर थे तालिबान के, सबको एक एक करके मारना शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में यूएस ने बहुत की हालत खराब कर दिए थे। ये सब देख के उसामा अपने बॉडीगार्ड के साथ, अफगानिस्तान में एक जगह है तोरा बोरा, वहाँ पहाड़ी इलाका है, ये वहाँ पे छुप जाता है और पाकिस्तान का बॉर्डर इसके पास ही है। अब यहाँ आके उसामा मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, इन सब का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। इसके बाद यूएस कई दिन तक ढूंढता रहता है। फिर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिससे पता चलता है कि उसामा तोरा बोरा के पहाड़ों में है। इसमें पहला ये था कि यूएस ने जितने भी अल कायदा के मेंबर पकड़े थे, उनमें एक बताता है कि मैंने उसामा को तोरा बोरा के पहाड़ों पर जाते हुए देखा। दूसरी चीज ये हुई कि यूएस की एजेंसी की एक स्पेसिफिक टीम थी। ये टीम अल कायदा के जितने भी कम्युनिकेशन होते थे, ये उनको सुनती थी। इनमें भी इन्होंने तोरा बोरा का नाम सुना और एक दिन गलती से उसामा ने किसी से बात करी और उसामा की वॉइस इसमें पकड़ी जाती है। 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने तोरा बोरा पे बिना रुके 7 लाख पाउंड बम गिराए, लेकिन उसामा का कुछ पता नहीं चला। अब उसामा को पता चल गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे पकड़ लेंगे। तो उसामा एक रेडियो सिग्नल भेजता है नॉर्दर्न अलायंस को। उसामा उनसे कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए रेडी है, लेकिन वो सरेंडर तभी कर पाएगा जब ये बम गिराना बंद करेंगे। मतलब एक दिन की सीज फायर डिमांड करता है। सीआईए की टीम को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसामा बिन लादेन अपने साथियों से ऐसे बात करता है कि जैसे ये सच में सरेंडर करेगा। फिर बाद में सीआईए को इस पर यकीन हो जाता है और डील डन कर देते हैं। अगले दिन उसामा को सरेंडर करना था और जैसे ही बम्बिंग रुकी, उसामा ने उतने ही टाइम में एक रास्ता तैयार किया और घोड़े और खच्चरों पे बैठ के ये पाकिस्तान निकल जाता है। इसके बाद उसामा की फैमिली भी गायब हो जाती है अफगानिस्तान से। यूएस को एक मौका मिला था, वो भी यूएस मौका गवा चुका था। इसके बाद सीआईए का एक इन्फॉर्मर था अफगानिस्तान में, वो बताता है कि उसामा की फैमिली पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इससे आइडिया लगा कि उसामा भी पाकिस्तान में हो सकता है और फिर यूएस पाकिस्तान के साथ मिलकर उसामा को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में एक एरिया है FATA, उसामा उसमें रहता है। इस एरिया में पहुंचने के बाद उसामा ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी। उसने बाहर की दुनिया से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दिया था। ना ही वो फोन इस्तेमाल करता था, ना ही इंटरनेट, ना ही किसी को भी पता नहीं था उसामा और उसकी फैमिली कहाँ है। उसामा और उसकी पूरी फैमिली छुपे रहते थे और इनके पूरे काम जैसे खाना पीना इब्राहिम अल कुवैती वो करता था और ये भी इंटरनेट रेडियो से दूर रहता था। उसामा हर कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर लिखता था और इब्राहिम अल कुवैती ये लेटर्स आगे पहुंचाता था। उसामा इलेक्ट्रॉनिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, अगर कभी अर्जेंट हो तो इब्राहिम एक ईमेल लॉगिन करता था और ड्राफ्ट में वो मैसेज लिख के रखता था और इसी सेम जीमेल का पासवर्ड अल कायदा के मेंबर्स के पास होता था और वो भी जीमेल को लॉगिन करते थे और ड्राफ्ट में जाकर मैसेज पढ़ लेते थे, लेकिन ये एक दूसरे को मैसेज कभी भी सेंड नहीं करते थे। जब ये उसामा का काम ज्यादा हो गया तो इब्राहिम से ये काम नहीं किया जाता था, तो उसने भाई अपने को जोड़ दिया, अब्रार अल कुवैती। इसको भी एक कुरियर बना दिया जाता है।
और इन दोनों पर शक न हो मोहल्ले में और ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसामा तो छुप कर रहता था, लेकिन यूएस की जितनी भी एजेंसी थी वो उसामा को ढूंढने का हर तरीका अपना रही थी। पाकिस्तान में जो एरिया था FATA, इसमें उसामा पर इनाम रखे जाते हैं और ये बात हर बंदे को पता चले जो लोकल दुकान पर माचिसें मिलती हैं उस पर भी ये उसामा का फोटो और वहाँ रिवार्ड प्रिंट करवा के रखते थे कि कोई भी उसामा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो उसको $5 मिलियन का इनाम मिलेगा, जो पाकिस्तानी रुपीस में 140 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ये सब फेल हो जाता है। ये देख के CIA वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों ना कि कोई एक अपना बंदा अल-कायदा में ज्वाइन करवाएं और वो उसामा की इंफॉर्मेशन दे हमें, क्योंकि US उसामा बिन लादेन को ढूंढने में टोटली फेल हो चुकी थी। एक डॉक्टर था हुमा अल बलावी उर्फ अबू दुजाना, इस नाम से अल-कायदा से लिंक्स में इसको पकड़ा गया था और ये जेल में था। CIA इससे कहते हैं कि तुम हमारा सीक्रेट एजेंट बन के अल-कायदा को ज्वाइन करो और वहां से हमको इन्फॉर्मेशन दो और तुम्हें जेल नहीं होगी और बाकी जो तुम्हारी जिंदगी बची है वो तुम फ्रीली जी सकते हो। और ये बंदा इस काम से मान जाता है। इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा के भेज देते हैं और एक फेक न्यूज फैलाते हैं कि ये बंदा CIA से फरार हो चुका है। CIA वाले जैसा ही बोलते थे वे वैसा ही करता था। पहले तो इसने अल-कायदा का ट्रस्ट जीता और फिर छोटे मोटे क्लू देने लगा और CIA वाले इससे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और एक दिन ये बताता है कि इसको उसामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पता चला है जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी, लेकिन फोन पे ये डिटेल नहीं बता सकता। अगर मिल सकते हो तो फिर मैं बता सकता हूँ। CIA इसे एक कैंप में बुलाती है। उसी दिन बुलावी का बर्थडे था। CIA वाले इससे इतने खुश थे कि इन्होंने एक सरप्राइज केक भी रखा था। यहाँ पे अंदर आने से पहले सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, पर CIA मना कर देता है इसकी चेकिंग से और ये पहली दूसरी तीसरी पोस्ट करके अंदर चला आता है और इसकी कुछ चेकिंग नहीं होती। जहाँ पे सारे सीनियर लीडर थे ये वहां पे चला आता है। बुलावी जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरता है और फिर अपने दोनों हाथ आगे करता है और खुद को बम से उड़ा देता है। बुलावी इनका कोई एजेंट नहीं बना था, बल्कि अल-कायदा से मिलके ये इनको मारने की प्लानिंग कर रहा था। इसमें 7 सीनियर CIA के ऑफिसर मारे जाते हैं और टोटल 16 लोग मारे जाते हैं इसमें। और ये मिशन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और ये जो इब्राहिम और अबरार थे ये एटाबाद में एक घर बनाना शुरू करते हैं। 2006 में ये घर बन के रेडी हो जाता है और ये घर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। फिर उसामा की फैमिली और इब्राहिम इब्रार ये सब शिफ्ट हो जाते हैं इसी घर में। इसके बाद एक दिन जो इब्राहिम था वो किसी काम से पेशावर गया था और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी सिगरेट वो नहीं अपनाता और अपने ही पर्सनल फोन से अल-कायदा के मेंबर्स को फोन करता है और पूरा पेशावर CIA के रडार पे था और CIA वाले इसकी लाइव लोकेशन देख लेते हैं। ये वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इब्राहिम खड़ा था। ये उसको पकड़ते नहीं बल्कि इसका पीछे करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। CIA वाले इसका पीछा करते करते एक बहुत ही बड़े कंपाउंड में ये घुस जाता है। CIA वाले वहां बाहर खड़ा होकर डिस्कशन कर रहे थे कि आगे क्या करा जाए। उसामा क्या पता इस कंपाउंड में है या नहीं। फिर इनकी नजर जाती है कंपाउंड पर। करीबन 38,000 स्क्वायर फीट का ये कंपाउंड था और एक और चीज उन्होंने नोटिस की कि इस कंपाउंड की दीवारें 18 फीट ऊंची थी और दीवारों के ऊपर इन्होंने वायर्स लगा के रखी थी। और एक जो ऊपर वाला फ्लोर था उसको देख के ये हैरान हो जाते हैं कि उसमें कोई भी विंडो नहीं थी और उसमें जो बालकनी थी उसको भी 7 फीट ऊंचा बनाया गया था। यूजुअली कोई भी अपनी बालकनी 7 फीट तक नहीं बनाता। फिर ये डिस्कशन करते हैं कि जरूर इब्राहिम के साथ कोई हाई वैल्यू टारगेट रहता है। फिर ये लोग इस कंपाउंड पर नजर रखने लगते हैं। फिर इन्हें पता चलता है 5 सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये किसी से भी बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। और फिर इन्हें एक और बात पता चलती है कि इसमें जो औरतें हैं वो किसी को फोन पर झूठ बोलती हैं कि वो कुवैत में रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो इब्राहिम और अबरार थे इन्होंने अपना एड्रेस ऐसे बताया था कि ये कुवैत से हैं, लेकिन ये लोकल थे पाकिस्तान के। फिर ये लोग प्रेसिडेंट ओबामा को ये डिटेल देते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे ही उसामा रह रहा है और उन्हें यहाँ एक्शन करना चाहिए। तो गलती से भी हमने यहाँ एक्शन कर दिया। उसामा की जगह अगर कोई और मारा गया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और पाकिस्तान से भी रिलेशन खराब होंगे। CIA वालों को पता चल गया था कि आप हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए। CIA के रिलेशन एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर सैयद इकबाल से बड़े अच्छे थे। ये उनसे कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए कि आप हमें यहाँ से इस घर की फोटो खींच के दो। तो डॉक्टर सैयद इकबाल CIA वालों को यहाँ की फोटो खींच के भेजते हैं। CIA की एक अलग टीम थी जिसको गिना बेनेट लीड कर रही थी। इस टीम का ये काम था कि जितनी भी डिटेल्स मिले यहाँ से उन सबको कलेक्ट करें। तो उन्होंने 1 माइल दूरी पे एक CIA का ऑफिस भी रेंट पर ले लिया था। सारी मीटिंग यहाँ पे ही होती थी। इस कंपाउंड को ट्रैक करने के लिए
इंफ्रारेड कैमरा, नाइट विजन कैमरा ये वहां पे लगाते हैं ताकि ह्यूमन हीट से थर्मल इमेजेस इकट्ठी हों। और नाइट विजन कैमरा में ये रात को हर एक्टिविटी देखते थे। इनको इस कंपाउंड के बारे में हर चीज पता चल गई थी कि इसमें कितने लोग हैं और कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं। और कंपाउंड के पास जितने भी पेड़ थे उन पर ये लिसनिंग डिवाइसेस लगा देते हैं। और उनको इतना पता चल गया था कि इसमें 20 से 22 लोग रहते हैं। और उसामा भी, जिसमें उसामा की 3 वाइफ, उसामा के बच्चे, इब्राहिम की फैमिली और अबरार की फैमिली। इब्राहिम और अबरार ये काम करते करते अब थक चुके थे। इब्राहिम को कैंसर हो गया था। ये उसामा से कहते हैं कि हम भाग भाग के थक चुके हैं, अब और नहीं कर सकते। उसामा इनकी बात को समझ जाता है और वो कहता है कि इसी साल 9/11 अटैक जो हुआ था उसकी 10th एनिवर्सरी है। ये एनिवर्सरी होने दो, फिर मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा और तुम भी। फिर तुम एक रिटायरमेंट कोर्स ले लेना और उसमें रहने लगना। इस टाइम में जितनी भी डिटेल कलेक्ट हुई थी, सैटेलाइट इमेजेस और भी बहुत सी, CIA एनालिस्ट गीना बेनेट वो एक सेम स्ट्रक्चर बना लेती हैं इसी कंपाउंड का। इसके बाद ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर स्टार्ट किया। US intelligence staff. Field Team 6, a US elite special forces unit is touch up their kill mission. और जितने भी ऑफिसर सेट हुए थे इस ऑपरेशन के लिए उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। जहां इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां ये सेम उसी स्ट्रक्चर का कंपाउंड बनाते हैं और इनको 5 दिन लगातार ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे जहाज से उतरना है, आगे क्या करना है। यूएस ने 3 टीम बनाई थी इस ऑपरेशन के लिए। पहली टीम तो मैंने आपको बता दी। दूसरी टीम इन्होंने बनाई थी कि अगर उसामा ने सरेंडर कर तो क्या करेंगे। तीसरी टीम का ये काम था कि अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो मीडिया को क्या जवाब देंगे। इन्होंने अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर फेल हो जाता है, अगर इनके ऑफिसर वहां पकड़े जाते हैं तो ये क्या कहेंगे मीडिया को। तो ये इन्होंने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब स्टार्ट होता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। पाकिस्तान में रात थी और यूएस में दिन का टाइम था। उसामा खाना खा के सोने चला जाता है। उसामा को क्या पता आज की रात इसके साथ क्या होगा। अब अफगानिस्तान जलालाबाद से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं और ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के रडार से भी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेशल हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे थे। ये रिडार्स में नहीं आते थे और इनकी आवाज भी बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर मिशन पर जाते हैं और 2 बैकअप के लिए वहीं रुके जाते हैं। और ये पूरा सिनेरियो लाइव देख रहे थे ऑफिसर पीछे बैठ। टीम ने नाइट विजन कैमरे पहन के रखे थे तो प्रेसिडेंट ओबामा भी लाइव देख रहे थे। पाकिस्तानी टाइम रात के 12:30 पर ये हेलीकॉप्टर उसामा के कंपाउंड्स पर पहुंच जाते हैं। पहला हेलीकॉप्टर ऊपर ही खड़ा रहता है और वहां से ही नेवी सील्स नीचे उतर कर आती है। अब जो दूसरा हेलीकॉप्टर था उसने कंट्रोल खो दिया था और वो क्रैश कर जाता है, लेकिन जो पायलट था इसको नाक पर लैंड करवा देता है और इसमें किसको कुछ नहीं होता, लेकिन जो हेलीकॉप्टर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इनकी एक टीम दीवार के ऊपर चढ़ के कंपाउंड की पूरी लाइट काट देते हैं। फिर एक इनकी टीम यहाँ से घुसती है, C4 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके गेट तोड़ देते हैं और ये पहले रूम में पहुंचते हैं जहाँ इब्राहिम और उसकी फैमिली थी। ऐसे ही ऑफिसर दरवाजे के सामने जाते हैं। अंदर से इब्राहिम गोलियां चलाने लगता है। इधर से नेवी सील ने भी गोलियां चलाई और इब्राहिम मारा जाता है इसमें। यहाँ इब्राहिम की वाइफ और उसके बच्चों को एक सेफ कंपाउंड में ले जाते हैं। उनके पास एक अलग टीम रहती है और फिर से ये C4 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके अगला गेट तोड़ते हैं। और इस रूम में अबरार था। इस ऑपरेशन में एक ट्रांसलेटर था जो इनकी जुबान में बात कर सकता था। वो अबरार को आवाज देता है और जैसे ही अबरार दरवाजा खोलता है पर गोलियां चला देते हैं और इस तरह अबरार भी मारा जाता है। उसकी वाइफ को भी गोली लग गई थी। फिर ये फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उसामा का बेटा था। इसने भी अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन नेवी सील की टीम इसको भी मार देती है। इसके बाद जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं इन्हें एक लंबा आदमी दिखता है और वो उसामा ही था। उसामा की जो वाइफ थी वो उसामा को बचाने के लिए उसामा के सामने खड़ी हो जाती है। उसामा अपनी वाइफ को धक्का देता है आगे को और नेवी सील डर के पीछे हो जाती है कि इसका बॉम्ब जैकेट न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसामा की लेफ्ट आंख पर 2 गोलियां चलाई जाती है और एक उनकी चेस्ट पर गोली लगती है। फिर ये चेक करते हैं कि ये उसामा ही है। पहले तो ये वहाँ औरतों से पूछते हैं लेकिन वो बताती नहीं, लेकिन वहां से एक छोटी बच्ची थी वो बताती है कि ये उसामा ही है। तब ये मैक रोवन को सैटेलाइट फोन से कॉल करके कहते हैं जेरी नीमो इकिया। जेरी नीमो उसामा का निक नेम इन्होंने रखा था। इकिया एनिमी किल्ड इन एक्शन। और फिर ये लोग घर में जितनी भी औरतें थी उनको एक साइड पर खड़ा करके उसामा के रूम की चेकिंग करते हैं। उसामा की जितनी भी हार्डवेयर थी, सेल फोन, पेपर, कैमरा, DVD सब ये लोग जोड़ लेते हैं और जो जहाज क्रैश हुआ था उसको से ब्लास्ट कर देते हैं। फिर ये उसामा को वहां से ले जाते हैं। 11:35 पर प्रेसिडेंट ओबामा पूरी दुनिया को बताते हैं कि मोस्ट वांटेड मैन को मार दिया है।
पाकिस्तान में भी अब इस बात का पता चल चुका था। वहां पे पाकिस्तान की आर्मी पहुंचती है और वहां पर उसामा की जो फैमिली थी उसको एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फिर बाद में उसामा की पूरी फैमिली बताती है, पूरा सिनेरियो बताती है कि ये कैसे हुआ। उसामा के रूम में से जो फाइल्स मिली थी उनको CIA वाले पब्लिक में वोट कर देते हैं। उसामा ये अपने ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज देखता था और एक रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि ये अडल्ट कंटेंट देखता था और फिर उसामा को समुद्र में फेंका जाता है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उसामा तो मुसलमान था, इसको समुद्र में क्यों फेंका जाता है? तो इसके कुछ रीजन थे जो US ने बताया कि अगर ये पाकिस्तान में इसको दफन करते तो हो सकता है पाकिस्तान इसको अपना माने ही ना और वहां ना दफन करने दे। फिर इनके पास था ऑप्शन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर इसको दफन करते तो फिर हो सकता है बाद में वहां के जो अलकायदा के टेररिस्ट थे ये इसको पूजने लगते, इसकी कब्र को पूजने लगते। ये एक बार हो भी चुका है। सद्दाम हुसैन को जब इराक में दफन किया गया था तो आज इसकी एक वहां कब्र बनी हुई है जिसको लोग पूजते हैं। इन वजह से इसको दफन नहीं करवाया गया। और फिर जितने भी इस्लामिक रिचुअल थे ये सब इन्होंने करवाया एक रिलीजियस बंदे से। बाद में इसको कफन में डाल के समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसी तरह US ने मोस्ट वांटेड मैन को मारा और इसमें इसको 10 साल लग गए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।